अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज भी हम लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पपीता के अधिक उत्पादन देने वाली किस्म और रोपाई विधि, जैव कीटनाशी बनाने की विधि एवं इसके लाभ पर जानकारी। पपीता की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन उन्नत किस्मों और रोपाई की तकनीकों के अभाव में कम फल उत्पादन प्राप्त होता है। तो आप पपीता के बाग से अधिक फल प्राप्त करने के लिए इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी रोपाई करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा के डॉक्टर रवीश चौधरी। पपीता के लिए भारतवर्ष में हमारे पूसा केंद्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय केंद्र पूसा ने अपने विगत 20 सालों में 5 महत्वपूर्ण वैरायटीज, पूरे भारतवर्ष को नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें 5 वैरायटीज दी है। उसमें पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा जायंट, पूसा नन्हा और अभी जो हाल में चल रही है, प्रचलित है, वो पूसा ड्वार्फ है। तो पूसा ड्वार्फ जो है वो 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से उसमें फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सघन बागवानी के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। पपीता की जो खेती है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बल्कि बिहार के समशीतोष्णीय जलवायु में भी ये अच्छे से की जा रही है। जिस समय हम नर्सरी तैयार करते हैं उसके दूसरे दिन ही हमें अपना खेत तैयार कर लेना है। खेत तैयार करने के लिए 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर की दूरी पर गड्ढे तैयार कर लेने हैं। गड्ढे 2-2 फीट गहरे, 2 फीट चौड़े गड्ढे खोद के उसमें से जो मिट्टी निकलेगी उसमें आधी मिट्टी को अलग कर देना है। आधी मिट्टी में उसकी बराबर अनुपात में गोबर की सड़ी हुई गली हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट अगर हमें मिल सकता है तो वो एक टोकरी भर के उसमें मिला के और पूरी मिट्टी को मिला के और गड्ढे को भर देना है। उसके बाद जो खाली मिट्टी है उसको भी उससे ढक देना है और उसके अंदर अगर किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे कीड़ों की ज़्यादा बहुतायत मात्रा है तो वहाँ पे हमें थोड़ा थीमेट या फिर फ्यूराडोन 10 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से उसमें मिला देना है। उसके बाद जब हमारा 45 दिनों में पौधा जब 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है उस समय उसको फील्ड में ट्रांसफर करना होता है। उसको सावधानी पूर्वक 3-3 पौधे गड्ढे में लगाना है। चूंकि ये डायोसिस वैरायटी है इसलिए हम 3 पौधों पर गड्ढे के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आपकी वैरायटी गायनोडाइसियस है तो 1 पौधा प्रति गड्ढा हमें लगा देना है। इसके बाद हमें उस पे खेत में समुचित पानी देते रहना है और उसकी देखभाल करते रहना है। 5 महीने बाद जब उसमें फूल निकलने स्टार्ट होते हैं उस समय हमें नर और मादा की पहचान होती है। जब नर मादा की पहचान हो जाती है तो 3 पौधों में से 2 पौधे हटा देने हैं और मादा पौधों को ही रखना है क्योंकि मादा पौधे ही फल देते हैं। जब आप 3 में से 1-1 पौधा हमारे पूरे खेत में रह जाते हैं उस समय लेकिन 10% नर भी हमें रखना है पूरे बागान में। जब हमारा इतना काम हो जाता है उसके बाद हमें पहली खाद व उर्वरक की खुराक देनी होती है। हर पौधे को लगभग 100 ग्राम यूरिया, पोटास और डीएपी तीनों को आपस में मिला के 1:1 में मिला के उसमें से 100 ग्राम उसके गोलाई में अपने हाथ से बुरक देना है। उसके बाद मिट्टी चढ़ा के और उसको हल्का हल्का इरिगेशन कर देना है। 1 महीने के अंतराल पे ये 3 बार हमें इसमें जो खाद की खुराक देनी होती है।
उसके बाद 3-5 महीने बाद जब उसमें फलन स्टार्ट हो जाता है, उसके फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके 5 महीने बाद हमारा फल पक जाता है और पकने के बाद उसको हम तोड़ सकते हैं। इसमें जो एक वायरस जो है PRSV वायरस आता है, उसके लिए हमें शुरुआत में ही देखरेख करनी होती है। जब भी हमारा खेत में हम पौधा लगा देते हैं, उस समय हम देखेंगे कि अगर किसी पौधे में पत्तियां कुड़ रही हैं, मुड़ रही हैं, उस समय हमें उसमें रोगर 1.5 ml प्रति लीटर पानी मिला के उसका स्प्रे करने से वो जो वायरस है वो स्प्रेड नहीं होगा। इसमें एक बीमारी आती है जो आजकल बहुतायत मिल रही है बिहार में ही, कि उसमें ऊपर से तना जो है उसका पीला होकर के मुड़ जा रहा है, वो इसमें जड़ की गलन की वजह से हो रही है। तो उसके लिए हम उनको यही सजेस्ट करेंगे कि जैसे ही वो बीमारी दिखाई देती है, जब पीले पत्ते स्टार्ट होते हैं, उसी समय उसमें रीडोमिल या कोई फंगीसाइड का उसके अंदर जड़ में उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के उसके देने से काफी कुछ हद तक वो बीमारी जो है कंट्रोल में आ रही है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे और आगे भी आपको देंगे बहुत सी जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जैव कीटनाशी बनाने की विधि एवं इसके लाभ पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने हेतु उस फसल को कीट और रोगों से मुक्त रखना बेहद जरूरी होता है और इसलिए किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते आ रहे हैं, जिससे इन दवाओं के प्रति कीटों में प्रतिरोधकता तो बढ़ ही जाती है, साथ ही इन रसायनों का भूमि और पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न जैवनाशी रसायनों को इजाद किया है, जिससे कम लागत खर्च में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए फसलों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। तो कैसे बनाएं जीवनाशी रसायन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिवदयाल ढाकर। जैविक खेती का जो नई तकनीक आई है, पशु मूत्र का उपयोग कैसे करें ताकि पशु मूत्र के उपयोग से कीटनाशक, बीमारी नाशक और पोषक तत्व ये सारी चीज़ें किसान को मिल जाए तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो काम में ले रहा उस सब से छुटकारा मिल सकता है। पशु मूत्र का अर्थ यह है कि जो भी 4 पैर वाला पशु है, इसमें कोई किसान ये शंका नहीं रखेगा कि पशु मूत्र का मतलब गिर नस्ल की या देसी गाय होनी चाहिए, ऐसा नहीं। 8-10 चीज़ें जो मिश्रण करके अगर 10 से 15 दिन के अंदर सड़ा दें ऐसे प्लास्टिक के ड्रम में, तो उसके बाद छान करके जो दवाई बनेगी वो कीटनाशक, बीमारी नाशक और खुराक तीनों का काम करेगी। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लीटर पशु मूत्र है, 10 लीटर पशु मूत्र के अंदर 2 किलो ताज़ा गोबर और 2 किलो नीम के पत्ते, नीम के जो जिस पे पत्ता लगा हुआ होता है डंठल सहित, वो 2 किलो नीम के पत्ते डालने हैं। आधा किलो आंकड़ा, जो सफ़ेद आंकड़ा हो चाहे देसी कोई सा भी आंकड़ा हो, आंकड़े के पत्ते, हरे पत्ते डाल के रखते हैं। आधा किलो एक काला आंकड़ा बोलते हैं जिसको आप नसरगंडी कहते हैं उसको, ये काला आंकड़ा सब जगह नालियों के किनारे वगैरह सब जगह मिल जाता है। इसको गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई नहीं खाते हैं। और आधा किलो एक जरमरी करके सभी जगह, ये भी सभी जगह मिल जाती है, जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीले कलर के फूल होते हैं। इसको भी कोई गाय, भैंस, बकरी खा जाता है तो मर जाता है। तो अनावश्यक रूप में नुकसानदायक भी है, वो चीज़ें इसमें काम में आ सकती है। इसके साथ 250 ग्राम लहसुन, जो गांठे सहित उसको थोड़ा पत्थर से फोड़ करके उस लहसुन की गुड़ी फूट जानी चाहिए। पाव भर गुड़, देसी गुड़ हो चाहे बेली का जो ठोस गुड़ हो वो डाल देते हैं। और 100 ग्राम धतूरे के डोडे, धतूरा आता है उसके डोडे रहते हैं, हरे डोडे, उनको भी कूट के इसमें डाल दें। इसके साथ में 50 ग्राम तंबाकू, जो भी तंबाकू के पत्ते हैं वो तंबाकू के पत्ते डालते हैं। और 10 से 20 ग्राम मिर्ची, आकी मिर्ची को थोड़ा कूट लें, कूट करके
इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को 15 से 20 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में गड़ाएं या मटके के अंदर सड़ाएं। स्टील का या तांबे का कोई पात्र है उसमें नहीं गड़ाएं, क्योंकि पशु मूत्र के अंदर एसिड होता है, अगर उसमें गड़ा दिया तो उसमें छेद पड़ जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का पात्र, कोई भी बाल्टी है, टब है, ये ड्रम है या मटका है, इसमें किसी से भी 15 से 20 दिन तक सड़ाने के बाद में रोज़ इसको सुबह शाम लकड़ी से हिलाना है। सुबह शाम हिला करके ये ढक्कन वगैरह जो भी है उससे ढक दें। ढकने का अर्थ ये है कि कोई बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके अंदर हाथ नहीं डालें। ये चिंता नहीं करें कि एयर टाइट होना चाहिए, एयर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल्टी है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें, या कोई टब है तो पत्थर रख दें, या कोई ढक्कन ढक दें ताकि बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। और सुबह शाम रोज़ इसको हिलाते रहें, वापस ढक दें। छाया के अंदर जो इसको रखें। 15 से 20 दिन के बाद में इसको छान करके बगदा निकलता है, उसको आपकी जो भी रोड़ी है डाल दें, वर्मी कंपोस्ट है तैयार करें तो उसमें डाल दें, और इसके तरल पदार्थ को वापस जरी कैन में भरना है। जरी कैन में भरने के बाद इसका प्रयोग करना अब फसल के ऊपर। फसल के ऊपर प्रयोग करते समय एक टंकी, जैसे 15 से 16 लीटर की टंकी आती है, अपन दवाई छिड़कने वाली टंकी होती है, उसके अंदर केवल 2 लीटर डालना। 2 लीटर ये डाल दिया और बाकी बचा जो पानी से भर दिया। अब फसल के ऊपर छांटना, ध्यान ये रखना कि कोई भी फसल, पहला छिड़काव फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में करना है, दूसरा छिड़काव 45 से 50 दिन की अवस्था में करना, तीसरा छिड़काव 60 से 65 दिन की अवस्था में छिड़काव करना है। 3 छिड़काव, कोई दाल वाली, अनाज वाली, तिलहन वाली कोई फसल है उनके अंदर 3 छिड़काव पर्याप्त होते हैं, और 1 बीघा में कम से कम 6 टंकी ये पदार्थ छांटना है। किसान क्या करते हैं, कोई भी दवाई हो उसको 6 टंकी के बजाय 3 टंकी कर देते हैं और दवाई 6 टंकी की डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 6 टंकी 1 बीघा में छांटना, तो प्रत्येक टंकी में 1 बीघा के अंदर यानी 12 लीटर ये तरल पदार्थ चाहिए। अगर सब्जी वाली फसल है तो सब्जी वाली फसल में भी प्रथम छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था में करना, और उसके बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना जब तक वो फसल फल दे रही है। या फलदार बगीचा है तो उसका 30 दिन की अवस्था के बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए। 30 दिन की अवस्था से कम अवस्था में अगर छिड़काव कर दिया तो पौधा मर सकता है, क्योंकि इसमें एसिड रहता है और कंसंट्रेशन जो इसकी सांद्रता अगर आपने 2 लीटर डाल दी तो पौधा इतना सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए 30 से 35 दिन की अवस्था के बाद में इसको छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, ये पौधा इसके रस को ग्रहण करेगा, चूसेगा, तो पौधे के रस के अंदर ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा, तो कोई कीड़ा बीमारी पास में भटकेगा भी नहीं, पौधे के ऊपर बैठना तो दूर की बात है। इसके अंदर जैसे नीम के पत्ते, पशु मूत्र और गोबर डाला तो उसके अंदर जो खुराक रहती है वो खुराक भी पत्तों को मिलेगी। सीधे पत्ते के द्वारा पौधे को खुराक मिलेगी तो पौधा तंदुरुस्त रहेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल से खरपतवार निकालकर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन का उपरिवेशन करना लाभकारी रहेगा।
धान की फसल में तनाछेदक तथा पत्ती लपेटक कीट के प्रकोप से बचाव हेतु काटाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया में मिलाकर व्यवहार करें। धान की खड़ी फसल में कहीं कहीं खैरा बीमारी दिखाई पड़ने पर खेतों में जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। सितंबर अरहर की बुआई शुरू कर दें। इसके लिए पूसा 9 तथा शरद प्रभेद अनुशंसित है। प्याज का पौध जो कि 45 से 50 दिनों का हो गया हो, तैयार उथली क्यारी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। वातावरण में नमी बढ़ने से भंडार गृह में रखे अनाज में कीटों द्वारा हानि हो सकती है, अतः भंडारित अनाज की जांच कर लें। कीट का प्रकोप दिखने पर अनाज को अच्छी तरह धूप में सुखाकर पुनः भंडारित कर लें। धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उनमें 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। फूल गोभी की फसल में पत्ती खाने वाले कीट की रोकथाम हेतु स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम की खड़ी फसल में लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीटों का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए इमीडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, खीरा में लाल बिरंगी कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरोवास 76 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा 50 संबंधी 50 के अनुपात में खिलाएं तथा 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण व नमक प्रतिदिन दें। मशरूम उत्पादक ऑयस्टर मशरूम की सीजर काजू प्रजाति की बिजाई करें। दूधिया मशरूम में यदि कवक जाल पूरी तरह से फैल गया हो तो चिकनी मिट्टी 2 भाग एवं बालू 1 भाग मिलाकर उपचारित करने के बाद केसिंग करें। हल्दी, अदरक और सूरण की फसल में झमाझम हो रही वर्षा के जल को अच्छी तरह से बहाव कर दें एवं जल को किसी भी हालत में जमा न होने दें। हल्दी एवं अदरक में खरपतवार निकालकर मिट्टी चढ़ाते समय 28 किलोग्राम यूरिया एवं पोटाश 34 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। ओल में पौधे के तनों के चारों तरफ 3-4 ग्राम यूरिया एवं 4 ग्राम MOP प्रति गड्ढा डालकर मिट्टी चढ़ा दें। ध्यान रहे कि उर्वरकों का सीधा संपर्क पौधों के तने से न हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना से मोहम्मद सलीम जी, आप मुर्गियों में कॉक्सीडियस रोग की समस्या के निदान पर जानकारी चाहते हैं, तो सलीम जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कॉक्सीडियोसिस रोग या खूनी दस्त रोग मुर्गियों में ये बहुतायता से पाया जाता है और आजकल का जो वर्षा ऋतु का मौसम है, इस मौसम में ये बीमारी आमतौर पर होती है। वैसे तो ये बीमारी किसी भी आयु के पक्षियों में हो सकती है, लेकिन जो वृद्धशील पक्षी हैं, जो पक्षी 15 दिन से लेकर के 12 सप्ताह की आयु के हैं, उनमें ये बीमारी अधिकता से होती है। यानी कि ग्रोवर पक्षियों में या जो कठोर मुर्गियां हैं, उनमें ये बीमारी बहुत होती है। ब्रायलर पक्षियों में भी ये बीमारी होती है। ये बीमारी आमतौर पर आंतों में होती है और आंत जब इससे जो है खून भर जाता है और आंत कमज़ोर हो जाती है और जिसकी वजह से पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। ये रोग फैलता कैसे है? ये रोग आंतों में मुंह के माध्यम से जाता है। जो दूषित बिछावन है, दूषित पानी है या दूषित दाना है, उसमें इस रोग के जो अंडे पाए जाते हैं और वो पक्षी के द्वारा खा लिए जाते हैं और जिससे ये पक्षियों की आंतों में धीरे धीरे पैदा होते रहते हैं और पैदा होने के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी जब एक बार अंडे खाए जाते हैं तो 7 दिन के अंदर उत्पन्न हो जाती है। यदि आज अंडे खाए गए हैं मुर्गियों के द्वारा तो वो 7 दिन तक वो बीमारी कर देते हैं। इस बीमारी के जो रोगग्रस्त पक्षी हैं, आमतौर पर जैसे नम बिछावन है या गंदा या भीड़ भाड़ युक्त आवास है या जो मैंने बताया जैसे कि दूषित जल है, दूषित दाना पानी है या गंदे हाथ हैं या पैरों के माध्यम से, इन सब माध्यमों से ये रोग फैलता है।
जो बीमार पक्षी हैं और स्वस्थ हो जाते हैं वो भी इसके अंडे प्रसर्जित करते हैं और जिसकी वजह से ये आवास को प्रदूषित करते हैं और यदि वहाँ पर दूसरे पक्षी रखे जाते हैं तो इसमें ये बीमारी हो जाती है। इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं आमतौर पे तो लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर भी ज़मीन पर रक्तयुक्त जो है बीट पाई जाती है, रक्तयुक्त जो है मल पाया जाता है। रोगी को जो पक्षी हैं वो सुस्त दिखाई पड़ते हैं, वो अपने गर्दन पंखों के अंदर छिपा करके आंखें बंद करके सोते हुए दिखाई पड़ते हैं, इकट्ठे होकर के दिखाई पड़ते हैं कई बार। और इन पक्षियों में कलगी या गलधानी का जो रंग है वो पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि इसमें खून की कमी हो जाती है। जो खून है वो आंतों में भर जाता है और धीरे धीरे बीट के माध्यम से वो निकलता रहता है। जो ये तीव्रता से होता है उसमें रोगी पक्षी मर जाते हैं। और यदि मरे हुए पक्षियों का 100 परीक्षण करेंगे तो इनकी आंतों में खून पाया जाता है और इसमें 2 तरीके का होता है, एक आंतों में होता है, एक सीकम में होता है, जिसको हम सीकल काक्सीडियोसिस कहते हैं, आंतों वाली को आंतों की काक्सीडियोसिस कहते हैं। आमतौर पे जो सीकल काक्सीडियोसिस है जो सीकम में पाई जाती है वो बहुत होती है। और इस रोग की रोकथाम के लिए जो है कुक्कुटशाला की सफाई रखें, उसको बिछावन गीला ना होने दें, जो हम दाने में प्रयुक्त होने वाले घटक हैं उनकी वो अच्छी किस्म के होने चाहिए, उनमें किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और एक इसके लिए दाने में मिलाने वाली दवाइयाँ आती हैं जिनको हम शुरू से देते हैं, 1 दिन की आयु से लेकर के 20 सप्ताह की आयु तक अंडे देने वाली मुर्गियों में, और ब्रायलर पक्षियों में 1 दिन की आयु से लेकर के बेचने के दिन तक देते रहते हैं। जैसे सेलिनोमाइसिन है, मोनेंसिन है, मधुरामाइसिन है, इनमें से कोई भी एक दवा दाने में मिलाएंगे तो इस रोग के फैलने की संभावना बहुत कम होगी। यदि ये बीमारी हो गई है तो इसके लिए एक एम्प्रोलियम हाइड्रोक्लोराइड के नाम से दवा उपलब्ध है, उसको 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगातार 5 से 7 दिनों तक पिलाएंगे। साथ में इसके विटामिन देंगे। विटामिन में ध्यान रखें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं देना है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में एक थायमीन जो होता है वो इस रोग को बढ़ाने में सहायक होता है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सोयाबीन की अच्छी पैदावार हेतु किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। मूंग की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।